सो हाय एवरीवन, कैसे आप सभी। तो गाइस फाइनली एसबीआई क्लर्क मेंस की तीनों शिफ्ट अब कंप्लीट हो चुकी है और एक बहुत ही डिटेल्ड एनालिसिस के साथ अब हम यहाँ पे तैयार। बट यहाँ पे सबसे पहले मैं एक बात करना चाहता हूँ कि यार मुझे ना एक ही सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम से ना, स्पेशली जो आईबीपीएस कंडक्ट करा रहा ना, इनसे एक बहुत बड़ा इशू है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम पता है क्या कि भाई यहाँ पे ना आपको मल्टीपल शिफ्ट में एग्जाम करवाने भी हैं, तो सबसे पहले जो मेंस एग्जाम है ना आपका मल्टीपल शिफ्ट में होना नहीं चाहिए। बिकॉज यहाँ पे मेंस में जो नॉर्मलाइजेशन होता है ना वो बहुत ही होता है ना, कुछ लोगों की किस्मत पूरी खराब हो जाती है उस दिन और कुछ लोगों की बहुत अच्छी हो जाती है। और इस वजह से यार मेंस एग्जाम एटलीस्ट मेरा मानना है एक दिन होना चाहिए, या अगर आप मल्टीपल शिफ्ट्स में ले भी रहे तो यार एक ही दिन मल्टीपल शिफ्ट्स ले लो, या इसके अलावा अगर आपको लगता है तो यार कम से कम लगातार वाले दिनों में लो। ये जो आप बीच में एक एक हफ्ते का गैप दे देते हो ना, ये एक हफ्ते का गैप बहुत बड़ा डिफरेंस लेके आ जाता है। बिकॉज ये जो नए बाद वाले हफ्ते के स्टूडेंट्स होते हैं ये पहले की पूरी तैयारी करके वहां तक पहुंचते हैं, और उसके बाद आप लोग कितना भी नॉर्मलाइजेशन लेके आ जाओ भाई, आप एक्यूरेसी के बेसिस पे कर लोगे, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स के बेसिस पे कर लोगे, एग्जाम के लेवल के बेसिस पे कर लोगे, पर यहाँ पे जो स्टूडेंट पिछले एक हफ्ते से तैयारी करके अपना लेवल इंक्रीज कर चुका है उसका नॉर्मलाइजेशन होना बहुत ज्यादा मुश्किल है। मतलब मेरा तो ये मानना है अगर ऐसा कोई नॉर्मलाइजेशन हो सकता है तो आईपीएस को ये भी कंसीडर करना चाहिए। बिकॉज जो अब एक हफ्ते बाद जो स्टूडेंट पेपर देता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं भाई, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। बट मेरा मन है जनरली ऐसा होना चाहिए कि भाई अगर एक हफ्ते का गैप आप दे रहे हो तो एक हफ्ते को भी कंसीडर करना चाहिए नॉर्मलाइजेशन के अंदर, और इसके जो स्कोर है उस हिसाब से नॉर्मलाइज होने चाहिए। भाई अगर शिफ्ट बाद वाली मुश्किल है तो उसके थोड़े नंबर इंक्रीज कर दो, और अगर बाद वाली शिफ्ट थोड़ी इजी आ रही है तो उसके नंबर इजी वाली मैट्रिक्स पे भी कम होने चाहिए, और एक हफ्ते की तैयारी के बाद जो पेपर स्टूडेंट दे रहा है उस मैट्रिक्स में भी थोड़े कम होने चाहिए। ठीक है, यहां तक हमारी बात हो गई। अब आज बात कर लेते हैं कि 4 मार्च जो आज की तारीख है, यहाँ पे एक शिफ्ट का पेपर था भाई, एक शिफ्ट में किस लेवल का एग्जाम आया। ठीक है, अब अगर बाकी दोनों शिफ्ट से कंपेयर करें, 25 की शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 से अगर इसको कंपेयर करें तो एग्जाम का लेवल बोलेंगे थोड़ा सा कम था। ठीक है, कैसे कम था, क्या क्या चीजें थी उनकी बात कर लेते हैं। भाई सबसे पहले अगर आज के पेपर की जीए की बात करें, भाई जीए का लेवल ऑलमोस्ट सेम था भाई, शिफ्ट 2 और शिफ्ट 1 जो पिछले 25 तारीख को हुए थे इन दोनों ही शिफ्ट के ऑलमोस्ट बराबर लेवल पूछा गया। भाई आज का जो पेपर था ना इसमें दिसंबर का महीना भर भर के पूछा गया, और इसमें प्रॉपर जो होता है डिटेल्ड वाले न्यूज बहुत ज्यादा आ गए। मतलब आज के जो जीए का लेवल तो हम ऑलमोस्ट सेम मान सकते हैं, और ये मान सकते हैं कि भाई सिंगल डिजिट वाले स्टूडेंट आज भी बहुत सारे जो सिंगल डिजिट में जीए के क्वेश्चन करके आए। ठीक है, इसके बाद बात करें आज एकदम से चीज चेंज क्या हो गई। भाई आज चेंज हुआ यहाँ पे क्वांट का लेवल। क्वांट में क्या हो गया भाई, अभी तक जो हो रहा था ना पहली दिन की जो 2 शिफ्ट थी उसमें क्वांट हिल नहीं रहा था। वहां पे स्टूडेंट क्या क्वेश्चन करके आ रहे थे, 11 से लेके 14-15 की रेंज में एवरेज स्टूडेंट क्वेश्चन करके आया था क्वांट पे। आज यही चीज चेंज हो गई और आज का क्वांट एक्सट्रीमली डुएबल लेवल का आ गया। डुएबल मतलब वहां पे क्वेश्चन, एक तो बंदा एक हफ्ते की तैयारी के बाद स्टूडेंट आए थे तो ऑलरेडी एग्जाम लेवल की तैयारी करके आए थे यहाँ पे, और उसके बाद भी पेपर का लेवल थोड़ा सा और कम आ गया, तो उनके क्वेश्चन नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स काफी इंक्रीज हो गए यहाँ पे क्वांट में। मतलब यहाँ पे मैं बहुत सारे स्टूडेंट देख रहा हूँ क्वांट में जो 20+ क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आए। और क्वांट की एक खासियत होती है, मतलब अगर मैं इंग्लिश या रीजनिंग से कंपेयर करूं, स्पेशली अगर इंग्लिश से कंपेयर करूं, तो इंग्लिश में आप कितने भी नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स करके आ जाओ नेगेटिव मार्किंग के चांसेस हमेशा बहुत सारे होते हैं। पर क्वांट में अगर आपने 20 या 20+ क्वेश्चंस करे हैं तो यहाँ पे एक्यूरेसी का लेवल ऑलमोस्ट 100% के नजदीक ही रहता है हमेशा। मतलब डिफरेंस आप समझ लो, पहले दिन के मुकाबले आज का पेपर में क्या हुआ, क्वांट का डिफरेंस आ गया, क्वांट डुएबल आ गया। पर वहीं अगर इंग्लिश की बात करें तो भाई इंग्लिश का लेवल आज के पेपर में काफी सारा इंक्रीज हो गया। मतलब अगर एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को छोड़ दे उसके अलावा सारे ही क्वेश्चन मैक्सिमम स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि इंग्लिश का बहुत मुश्किल था, ट्रिकी पेपर आया था। बिकॉज ऑप्शंस क्या आए थे, ओनली ए, ओनली बी, नन, बोथ ए एंड बी। मतलब ऑप्शंस बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग आ रहे थे, स्टूडेंट बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो रहे थे, इसलिए इंग्लिश के नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स थोड़े कम हो गए, वहीं क्वांट के नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स इंक्रीज हो गए। पर देखो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, जो आपके इंग्लिश के नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स कम हुए ना वहां पे आपको अभी भी नहीं पता कि आपकी एक्यूरेसी कितनी है। ठीक है, मतलब एक्यूरेसी वाला प्रॉब्लम हमेशा होता है। पर जहां आपके क्वांट के नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स जो इंक्रीज हो गए ना, यहाँ पे आपको ये पता है कि भाई आप बाकी दोनों शिफ्ट से थोड़े आगे चले गए। कैसे, बिकॉज क्वांट का जो नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स इंक्रीज हुआ विद 100% एक्यूरेसी हुआ, और वहां पे स्टूडेंट जो इंग्लिश के ज्यादा अटेम्प्ट करके आए थे उनको एक्यूरेसी का कुछ नहीं पता, गलत भी हो सकता है, नेगेटिव मार्किंग भी हो सकती है। तो ये वाला डिफरेंस है, इस वजह से मैं बोल रहा हूं आज का जो थर्ड शिफ्ट थोड़ा सा इजी बोल सकते हैं बाकी दोनों शिफ्ट के मुकाबले। ठीक है, वही अगर रीजनिंग की बात करें तो भाई रीजनिंग का जो पेपर था ना वो डुएबल तो था पर ट्रिकी था। मतलब वहां पे इनपुट आउटपुट का क्वेश्चन था वो डुएबल था, हो पा रहा था। मिसलेनियस क्वेश्चंस काफी कम आए थे, एज यूजुअल मेंस में कम आते हैं, और इसके अलावा जो पजल्स और सिटिंग अरेंजमेंट थे ना वो आपको छांट छांट के क्वेश्चंस करने थे, और इसके साथ ही वो क्रिटिकल रीजनिंग में छांट छांट के करने थे। मतलब अगर आपने दिमाग लगा के वहां पे क्वेश्चन करे होते और ये तो नहीं भाई ये क्वेश्चन मुझे आता है, स्ट्रेंथ और वीकनेस पे अगर आपने पेपर करा होगा तो रीजनिंग में भी आपके नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स 25+ आराम से हो गए होंगे, अगर आपने स्ट्रेंथ और वीकनेस पे ध्यान देते हुए पेपर करा होगा।
बट अगर आप किसी एक रैंडम क्वेश्चन में जाके फंस गए, फॉर एग्जांपल पजल और सिटिंग अरेंजमेंट किसी क्वेश्चन में फंस गए और फिर नहीं निकल पाए 7 8 10 मिनट तक, तब फिर हो सकता है आपके अटेम्प्ट 20 से या 20 से कम हो गए हो। बट इससे कम अटेम्प्ट होने, मतलब मैंने कम स्टूडेंट देखे जो 20 से कम अटेम्प्ट वाले थे, 25 प्लस वाले भी स्टूडेंट मुझे काफी देखने को मिले। ठीक है, मतलब ऑल इन ऑल अगर आज कंपेयर करें, तीनों शिफ्ट को कंपेयर कर लेते हैं, सब क्लीन करते हैं, तो भाई तीनों शिफ्ट को अगर कंपेयर करें, यहाँ पे लिखते हैं 25 का 1, यहाँ पे 2 और यहाँ पे लिखते हैं 4 का 1। ठीक है, अगर मैं इन तीनों शिफ्ट को कंपेयर करूं तो भाई शिफ्ट 1 में जो आपके नंबर ऑफ अटेम्प्ट से एवरेज बात कर ले वो 70 के अराउंड आ रहे थे। ठीक है, जैसे हमने बात भी करी पहले दिन कि 70 के आसपास के अटेम्प्ट्स थे, थोड़े बहुत कम, मान लो 67 से लेकर 70 के रेंज में आ रहे थे। भाई अगर शिफ्ट 2 में बात करें तो यहाँ पे जो आपके नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स है वो 63 से लेकर 67 68 के रेंज में आ गए थे। ठीक है, मतलब नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स ओवरऑल आप बात ये देख सकते हो 3 या 4 नंबर का फर्क पड़ रहा था शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 में। ठीक है, वही अगर आज की शिफ्ट की बात करें तो आज बहुत सारे मैं स्टूडेंट देख रहा हूं जो 80 या 85 प्लस क्वेश्चंस करके आए। 85 प्लस वाले में मुझे बहुत सारे स्टूडेंट मिले, और मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि यार मेजॉरिटी स्टूडेंट 85 प्लस वाले ही थे, ऐसा नहीं है, पर आज बहुत सारे स्टूडेंट मिले बिकॉज आज क्वांट का जो लेवल था वो कम आ गया, और आज स्टूडेंट बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है कि उनके नंबर बहुत सारे बन सकते हैं बिकॉज क्वांट में 100% एक्यूरेसी से पेपर होता है। ठीक है, मतलब कंपैरेटिव एनालिसिस आप कर ले तो शिफ्ट 1 ऑफ डे 1, शिफ्ट 2 ऑफ डे 2, इन दोनों से आज का जो पेपर के नंबर ऑफ अटेम्प्ट स्टूडेंट के ज्यादा हुए हैं। और मुझे यही एक थोड़ा एक प्रॉब्लम होता है, क्या देखो यहाँ पे स्टूडेंट की कोई गलती नहीं है, भाई स्टूडेंट तो तैयारी करके पेपर देने गया है, तो आईबीपीएस को एसबीआई को एक्चुअली सोचना चाहिए था कि पेपर का लेवल एक्चुअली सेम रखे, या मेरा तो ये मानना है अगर एक हफ्ते बाद आप पेपर ले रहे हैं तो उस पेपर का लेवल थोड़ा सा इंक्रीज होना चाहिए, जिससे नॉर्मलाइजेशन भी दिमाग से हो सके। यार पहली और दूसरी शिफ्ट में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है भाई, 3 4 नंबर का डिफरेंस इतना चल सकता है, बट जो आप पहले दिन और दूसरे दिन में डिफरेंस देखोगे तो बहुत बड़ा डिफरेंस दिख रहा है। भाई यहाँ पे आपको 10 से 12 नंबर का डिफरेंस दिख रहा है, ये वाला जो डिफरेंस है ना बहुत बड़ा है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या होगा भाई, यहाँ पे होगा बहुत तगड़ा नॉर्मलाइजेशन कि भाई आज जो नंबर ऑफ अटेम्प्ट स्टूडेंट कितने भी करके आए होंगे ना, भाई आज आपके नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स के बाद नॉर्मलाइजेशन के बाद स्कोर बहुत कम होने वाला है। ठीक है, अब इसलिए मेरा ये मानना है कि आप लोग अच्छा खासा मार्जिन लेके चले होंगे। भाई मेरा ये लगता है मुझे कि इजी पेपर था तो स्टार्टिंग से आप लोग स्पीड में क्वेश्चन करे होंगे और अच्छा खासा मार्जिन लिया होगा। आज के सेफ अटेम्प्ट क्या है, मतलब भाई सेफ अटेम्प्ट के हिसाब से मुझे लगता है भाई आज आपके कम से कम 82 या 83 प्लस क्वेश्चन होने चाहिए, और यहाँ पे आपकी एक्यूरेसी का लेवल में मान के चल रहा हूँ कि बहुत अच्छा है भाई, अराउंड 85 से लेके 90% की एक्यूरेसी के साथ आप लोग कम से कम 82 प्लस क्वेश्चंस करके आए। ठीक है, बिकॉज आज के पेपर में क्वांट इजी था और डुएबल था, बाकी देखो जीए की बात करें तो अगेन मुश्किल था, पर क्वांट में काफी नंबर खींचे हैं स्टूडेंट ने। ठीक है, तो क्या होगा भाई, सबसे ज्यादा फायदा किसको होगा, अगर हम वो कंपैरेटिव एनालिसिस करें कि सबसे ज्यादा फायदा किसको होगा, तो सबसे ज्यादा फायदा होगा भाई आज की, मतलब जो 25 की एक्चुअली 25 तारीख की शिफ्ट 2 को सबसे ज्यादा फायदा होगा, फिर फायदा होगा 25 की शिफ्ट 1 को, और जो नुकसान होगा आज वो होगा भाई 4th की शिफ्ट 1। ये क्यों मैं बोल रहा हूं, बिकॉज अब ये होगा कैसे, देखो 25th की जो शिफ्ट 2 थी ना, वहां पे आपके नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स के बाद स्कोर इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, वहां पे इसकी इंक्रीज होगा, शिफ्ट 1 में भी आपका स्कोर इंक्रीज हो जाएगा, और जो आज की शिफ्ट 1 थी यहाँ पे 110% आपका स्कोर कुछ ना कुछ कम होने वाला है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप लोग एक मार्जिन लेके चले होगे, अगर आज में आपका पेपर हुआ था जिससे ओवरऑल जो आपका स्कोर है वो 80 या 85 के ऊपर रहे, जिससे नॉर्मलाइजेशन होने के बाद जो 10 12 नंबर का अगर होता भी है, बिकॉज एसबीआई में नॉर्मलाइजेशन बहुत धुआंधार हो जाता है कभी कभी, तो अगर 10 12 15 नंबर का नॉर्मलाइजेशन भी होता है तब भी आप लोग सेफ अटेम्प्ट की रेंज में जरूर रहोगे। ठीक है, अब अगर कट ऑफ की बात करें तो देखो सबसे पहले यहाँ पे जो कट ऑफ होता है हमारा स्टेट वाइज होता है। ठीक है, तो स्टेट वाइज अलग अलग कट ऑफ प्रेडिक्ट करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। हाँ, अगर मैं एक हॉलिस्टिक आपको अप्रोच बताऊं कि हॉलिस्टिकली कितना होना चाहिए, तो भाई एक एट एन एवरेज अगर शिफ्ट 1 ऑफ 25th आपका पेपर था तो 67 से लेके 70 की रेंज में आपके क्वेश्चन होने चाहिए, अटेम्प्ट होनी चाहिए, एक्यूरेसी अच्छी होनी चाहिए। अगर शिफ्ट 2 में आपका पेपर था ऑफ 25th, तो भाई आपके 63 से लेके 67 के बीच में क्वेश्चन होने चाहिए, अगर इससे ज्यादा है तो और अच्छा है। वही अगर आज के शिफ्ट में आपका पेपर था तो 85 प्लस क्वेश्चन होने चाहिए, या एटलीस्ट 82 प्लस तो होने ही होने चाहिए। ठीक है, तो भाई अब आपको क्या करना है, तो भाई नीचे कमेंट सेक्शन में अब आपको जाना है और नीचे कमेंट करके बताना है कि आप लोग के सेक्शन वाइज और शिफ्ट वाइज कितने नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स थे, और वहां पे आपको मेंशन करना है कि आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, किस स्टेट से आप पेपर देख के आए हैं। और हमारी कोशिश ये रहनी चाहिए कि अब जो नीचे का हमारा कमेंट सेक्शन है इसको एक पोल सेक्शन की तरह कवर करने की कोशिश करें, जिससे जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो ज्यादा से ज्यादा जब पोल करेंगे, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करेंगे ना, तो हमें और ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी कि उस स्टेट में नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स कितने हैं, शिफ्ट वाइज कितना कट ऑफ जा सकता है, उस स्टेट का ओवरऑल कट ऑफ कितना जा सकता है। तो अब मैं आप लोगों के नीचे कमेंट का वेट कर रहा हूं, जल्दी से नीचे कमेंट करके बताइए कि भाई शिफ्ट वाइज सेक्शन वाइज आपके कितने अटेम्प्ट्स है, मैं वेट कर रहा हूं आप सबके कमेंट्स का।